Welcome back to Sheikh and the YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, हम आपसे CMA पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और CMA पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी के साथ साथ एक और सिलसिला इसी में स्टार्ट किया, CMA वर्किंग ओवरसीज। तो इससे पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं CMA इन ऑस्ट्रेलिया, CMA UK, CMA नाइजीरिया। आज के जो हमारे CMA साहब हैं FCMA जनाब मोहम्मद आसिफ नाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मोहम्मद आसिफ नाज साहब सऊदीया में हैं, दमाम में हैं इस वक्त। गुज़श्ता कोई तकरीबन 10 साल से ये सऊदीया में माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जॉब कर रहे हैं एंड ही इज एंजॉयिंग गुड सेटल्ड लाइफ ओवर देयर। जब हम ये किसी से पूछते हैं कि जब आज आप एक CFO हैं या आप जनरल मैनेजर फाइनेंस हैं, कि आप शुरू से ऐसे थे, ऑब्वियसली जवाब मिलता है कि नहीं जी, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। जनाब आसिफ नाज साहब ने ICM में स्टार्ट किया, उसकी जो स्टडी बकायदा तौर पे स्टार्ट की, दैट वाज इन द ईयर 1993। सर ऐसा ही है जी, 1993 बिल्कुल ऐसा। 1993 में इन्होंने स्टडी स्टार्ट की, लेकिन क्वालिफाई ही कुड क्वालिफाई इन 2001 फ्रॉम फैसलाबाद ICM से इन्होंने किया है। और दरमियान में कहते हैं जी 1997 में सिर्फ इनका एक पेपर रह गया। एक पेपर दूर थे और इन्होंने स्ट्रगल नहीं हारी और हर बार माशाल्लाह हिम्मत करते रहे, उनके साथ साथ जॉब भी करते थे। ये एक सक्सेस स्टोरी का खूबसूरत हिस्सा है, गिव अप नहीं करना। अब 1997 से 2001 तक अगेन एक पेपर की स्ट्रगल में ये आप उसको परसू करते रहे और इतनी ज्यादा फैसिलिटी उस कैंपस में अवेलेबल नहीं थी, साथ साथ जॉब भी करते रहे। आसिफ नाज साहब हमें बताइए कि वो जो पीरियड था आपका स्ट्रगल का, वो कैसा गुजरा? कभी कभी मायूसी तो सर होती होगी। शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से ही मैं हमेशा बड़ा कमिटेड रहा हूँ। जो भी टास्क शुरू कर लिया है ना, उसको कभी अनकम्प्लीट नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है। तो जब 1993 में शुरू किया, तो आपको पता है फैसलाबाद में तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। दैट वाज वन मैन आर्मी। हमारे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, नकवी साहब हमारे टीचर होते थे जो सारे सेंटर को मैनेज करते थे। अच्छा जी। पार्ट वन और पार्ट टू की क्लासेस तो नॉर्मल हो जाती थी। जब पार्ट थर्ड पे आते थे तो वो कह रहे थे कि आप इतने स्टूडेंट इकट्ठे कर लेंगे, ब्रेक इवन कॉस्ट मेरी पूरी हो जाए तो मैं क्लासेस अरेंज करवा दूंगा। सही है। पहले 3 पार्ट हमने ऐसे किए, फिर पार्ट 4 भी तकरीबन अरेंज हो गया था। पार्ट 5 फिर मैंने थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस किया। जब दिसंबर 1997 में जब रिजल्ट आया तो मेरा सिर्फ एक पेपर रह गया। व्हाट वाज दैट पेपर सर? दैट वाज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही मेरे ध्यान में आता है, वो पेपर अक्सर फिर वो आप में होता है। तो एक पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एट दैट टाइम इट वाज वेरी लेंथी पेपर, आज भी वैसे ही होगा। लेकिन तो फिर वो 97 से 2001 में कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स आप करते रहे आफ्टर एवरी 6 मंथ? जी, मैं उसमें आपको बता दूं, उसमें हुआ ये कि जब एक पेपर रह गया था तो मुझे आगे मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स अवेलेबल थी उसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि उसमें फिर ये होता था कि अगर आप अगली 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं करते तो आपके पिछले फिर एड बैक हो जाते थे। अच्छा। तो जब दिसंबर 98 आखिरी अटेम्प्ट थी नए सिलेबस की अडॉप्शन के लिए, हमारे लिए ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, जब क्लियर नहीं हो सका तो 5 पेपर साथ और ऐड हो गए। 5 पेपर और ऐड हो गए। मतलब आप लूडो में थे, लूडो में जो आप स्नेक ने आपको वहां पे बाइट किया तो आप नीचे आ गए, 5 पेपर आपको मजीद देने पड़ गए। जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी एक लम्हे के लिए डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर मैंने यही सोचा कि जब इतना आगे पहुंच के बिल्कुल टीम पे जाके जब मंजिल थोड़ी सी दूर है फिर इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंटिन्यूड। तो फिर मैंने जो Q4 2000 का जो एग्जाम था उसमें मैं फाइनल पेपर में अपीयर हुआ और 5 फरवरी 2001 को जब रिजल्ट आया तो देन आई वाज क्वालिफाइड। मतलब क्या वन में किया, मतलब एक किस्म के 6 पेपर ऐड होने का मतलब है कि आपने 7 पेपर एक पहले ये करके आपने फिर दोबारा इसको मेहनत करी। टोटल 6 पेपर हो गए थे। टोटल 6 पेपर हो गए। चलिए माशाल्लाह, ये इस कुछ एलिमेंट लेके आपने हिम्मत नहीं हारी। एक तो वो आपका बड़ा इम्तिहान था कि उस लेवल पे जब आप तकरीबन एक पेपर के 1 इंच पे थे, आपको 6-7 इंच वापस आ गए और साथ साथ क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे। ये जो आपके अंदर विल पावर है,
ये फिर आगे भी आपके कैरियर में डेफिनेटली काम आई होगी, बहुत ज्यादा काम है जी। वो जरा पार्ट बताइए, कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस विल पावर, कि सेटबैक हुआ, एक तो फेल होने का सेटबैक होता है, एक नेगेटिव पार्ट पे आ जाना कि आपको वापस आ गए और 6 पेपर 5 और ऐड हो गए, उस पे बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए विल पावर और परफेक्शनिस्ट। देखिए उसके अंदर, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि मैं हमेशा से ही बड़ा कमिटेड रहा हूँ कि बस जो काम भी शुरू करना है माशाल्लाह, उसको कंप्लीट करके छोड़ना, इन बिटवीन नहीं छोड़ने। अगर कमिटेड है, आपको ठीक टाइम है। भी लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आप जब भी कोई टास्क शुरू करते हैं, डेफिनेटली दैट नेवर गो स्मूथ, देयर आर हर्डल्स, ओके, बट डोंट नेवर गिव अप, बी कमिटेड, यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन अल्टीमेटली। सही बात। So alhamdulillah, that was a big success for me when I qualified. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो तो बड़ी, उसके तो खुशी तो वैसी होती है, लेकिन ये जो रिपीट करना एक किस्म का दोबारा विद 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 5 पेपर एडिशन के बाद, उसके आपको डेफिनेटली खुशी होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि वंस यू आर क्वालिफाइड इन 2001, तो उसके बाद ये क्या इमीडिएटली जॉब मिल गई आपको, कैंडिडेट जॉब, या थोड़ा वेट करना पड़ा कि आप ज़ाहिर है मार्केट में अपने आप को लाने के लिए कि आई एम नो क्वालिफाइड प्रोफेशनल? नहीं, उसमें इस तरह था कि मुझे, जब मैंने अगस्त 2000 में मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी, ठीक है। तो जब मैंने स्विच ओवर किया तो दैट वाज ए बिग कंपनी, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा था, वन ऑफ द रेनोन्ड दैट कंपनीज वाज इन फैसलाबाद? इन फैसलाबाद। ठीक है। तो आई ज्वाइंड एज ए डिप्टी मैनेजर फाइनेंस विद दैट। तो जाहिर है जब फिर मैंने क्वालिफाई कर लिया तो फिर वहीं मुझे प्रमोट कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ साथ मैंने खुद भी ये कोशिश की कि हम तो अब यहाँ आ गए हैं, हमें अपने जो दूसरे आईसीएम मेंबर्स हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। तो हम एक वक्त पे हम एक कंपनी में 5 मेंबर थे, मैंने 4 और लोग भी एम्प्लॉय किए। तो आपने अपने जितनी टीम बनाई वो उसमें आईसीएम में बेस बनाई, क्वालिफाइड या पार्शियल क्वालिफाइड के लिए? माशाल्लाह। नहीं, हम 5 क्वालिफाइड मेंबर थे वहां पे। You are 5 qualified member. Once you join, it was only first you one. Yes, I was the one only. Okay, okay, माशाल्लाह, that's बड़ी अच्छी बात है, कुछ सोच। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि अब फैसलाबाद की जॉब आपने करने के बाद जब आप सऊदीया जाते हैं, that was I think in 2009. Yes. तो अब इस दौरान पे आपकी कोई ऐसी सक्सेस या ऐसे कुछ जंप्स लगे हैं जिसको कहें जी कि एक क्वालिफिकेशन करने का एक प्रोफेशनल को जैसे फायदा होता है, वो वाला जंप बताएं, व्हाट वाज द बिग जंप? जी देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस वक्त भी मैनेजरियल पोजीशन पे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ उस कंपनी में मैंने तकरीबन 7 साल जॉब की। 2000 में मैंने ज्वाइन किया था और 2007 में मैंने वहाँ से रिजाइन किया। ठीक है जी। तो वहाँ से रिजाइन करने के बाद अनदर बिग जंप आई गॉट। वो वहाँ फैसलाबाद में ही एक और कंपनी थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, स्वीटी टेक्सटाइल्स, मैंने उनको ज्वाइन किया। ठीक है। तो वहाँ फिर मैंने 2 साल के लिए मैं एम्प्लॉयड रहा उनके साथ। फिर 2009 के आखिर में मुझे सऊदी अरेबिया से एक ईआरपी कंसल्टिंग फर्म की तरफ से मुझे एक ऑफर आई बहुत अच्छी। तो वो फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन मैं जब यहाँ मूव हुआ, यस, जुलाई 2009 में मैं यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है। अच्छा चलो माशाल्लाह। तो ईआरपी की जॉब एक्सेप्ट की, तो वाज दैट रेलेवेंट जॉब टू यू सर? बिकॉज़ आप कहते हैं ईआरपी की कंपनी थी। बेसिकली मैं, क्योंकि मुझे आईटी का मैं शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था। ठीक है। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था ईआरपी स्टडीज पे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी, पर्सनली इवन। ऑलरेडी जो आप टेक्सटाइल यूनिट पे काम कर रहे थे, दो बेस्ड टू द ईआरपी, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईआरपी था वहाँ। जमाने में बहुत रवाज था ईआरपी आने का, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट थे वो आते थे उस पे ईआरपी पे। एंड आपका एक्सपोजर ठीक ठाक था उसमें। जी, एक्सपोजर बहुत अच्छा हो गया हुआ था। और हम बेसिकली उसकी रीजन ये बनी थी कि हमारे जो आईटी मैनेजर थे मेरी कंपनी के, उनको पहले यहाँ पे जॉब ऑफर हुई उसी कंपनी में। ठीक है। तो उनको फिर और लोग चाहिए थे स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए और सप्लाई चेन मॉड्यूल्स के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे वहां से हायर किया। दैट मींस आपका एक जो कंपेटिटिव एज था, दिस व्हाट यू आर सेइंग, अकाउंटिंग के अलावा आपकी ईआरपी वाज योर कंपेटिटिव एज इन द मार्केट। जी बिल्कुल, हाँ जी। और उस वक्त उस एज की बेस पे आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, यू वेंट टू सऊदीया। अच्छा, आप
दैट फर्स्ट जॉब एंड इस वक्त आपकी जॉब जो है सऊदी में, आपने जॉब चेंज की फिर क्या उसी कंपनी में बैठे? जी, मैं जैसे आपको मैंने बताया कि मैं जुलाई 2009 में यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ आने के बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए उस कंपनी के साथ, लेकिन वो अनलकीली वो भी नई कंपनी थी, तो वो बहुत अच्छा क्लिक ना कर सकी। ठीक है। तो काफी क्राइसिस का सामना भी करना पड़ा। बेसिकली मैंने जब मैं आया था इनिशियली, तो मैंने रियाद में ज्वाइन किया था उनके साथ। हम्म। उनको 2 महीने बाद उनको यहाँ दमाम में एक बंदे की जरूरत थी कि वो उसको वहां से मूव करें, तो देन आई वाज ट्रांसफर टू दमाम। यहाँ मैंने एक दो कंपनीज के साथ उनके यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स किए, दैट वर वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े नहीं थे लेकिन छोटे थे, लेकिन दैट वेंट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन फिर वो कंपनी आगे जाके क्राइसिस का शिकार हो गई, जिस तरह मैंने आपको बताया। हम्म। हमारे यहाँ पे एक बहुत सीनियर मेंबर थे, के एम साबिर साहब। चलिए। He was a group finance manager for one of the big group, Rashid Al Rashid. हम्म। So he was very kind कि मुझे फिर वहां से एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई. That was a very excellent job as a finance manager. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर जाहिर है, लेकिन उसके लिए मेरे जो एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर था वहां से मुझे रिलीज नहीं मिल रही थी. उसने कहा जी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू ट्रांसफर, यू हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान. ठीक है। तो ये इस नई कंपनी ने मुझे कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, गो बैक टू पाकिस्तान, वी विल सेंड यू द न्यू वीजा. मैं फरवरी 2010 के अंदर मैं पाकिस्तान वापस चला गया. ठीक है। वीजे के इंतजार में. अब वो इंतजार करते करते 4 महीने का टाइम गुजर गया. तो फाइनली फिर जब वीजा आया, ऑलमोस्ट 4 महीने में बिल्कुल उसी तरह हवा में लटकता रहा कि पता नहीं अच्छा। वीजा आएगा नहीं ठीक है। आएगा, आएगा अप नहीं एंड आएगा. डाउन, अप एंड डाउन आते हैं। अच्छा, दरमियान में आपको फील हो रहा होगा कि शायद वीजा आना ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल एक स्टेज ऐसी भी आई कि मैंने खुद वहां एक दो दोस्तों को कहा कि यार पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम होगी है, मेरा ख्याल कि मुझे यहाँ पे जॉब शुरू चाहिए। दोबारा सही कर बात। लेनी चाहिए. सही बात, सही बात। लेकिन ये विदिन फिर नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे फिर जॉब वीजा आ गया. फिर मैं स्टैम्प करवा के, तो अगेन जून 2010 में मैंने वापस यहाँ पहुंच गया. और एज ए फाइनेंस मैनेजर वन ऑफ देयर कंपनी, दैट वाज अ बिग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फॉर दैट ग्रुप, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री. माशाल्लाह उसको मैंने एज ए फाइनेंस मैनेजर ज्वाइन किया. हाँ माशाल्लाह। उसके अंदर मेरे लिए जो बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था, हाँ। उसके अंदर सारी मैनेजमेंट ब्रिटिश थी एक्सेप्ट अच्छा। माई. मतलब कि इसमें जो ब्रिटिश मैनेजमेंट थी, जिसे हम कहते हैं कि ये गोरा कल्चर, जो उस कल्चर में उनका अपना एक एनवायरनमेंट होता है, तो आपको एक और लर्निंग आपको वहां पे नजर आई, एनवायरनमेंट नजर आई, एंड दैट वाज कहते हैं डिसिप्लिनरी कल्चर. जी, वो मैं कहता हूँ दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी, फ्रैंकली स्पीकिंग. ग्रेट ग्रेट. टफ टाइम वाज बिकॉज ज़ाहिर वो किसी और कल्चर के आदी थे, हम एक आए थे पाकिस्तानी कल्चर से. मुझे अलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3-4 मंथ टाइम आई मैनेज्ड वेरी वेल, सो दे वर वेरी कंफर्टेबल विद मी. अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाती है, लर्निंग अच्छी होती है इनके. देखिए हमारे यहाँ जो कल्चर है ना, मैं भी वहाँ सऊदीया में रहा हूँ, कुछ गोरा कल्चर भी था, और पाकिस्तान में भी एक जगह गोरा कल्चर, काफी डिफरेंस होता है. और जब एक बार आप अलाइन हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी ऑब्वियसली जो आप एक वी आर बेटर पॉलिश्ड. आप अंदाजा करें कि मैंने जब शुरू शुरू में उनके पास आया, तो मैंने ज़ाहिर मंथली रिपोर्ट्स जो भी प्रिपेयर की उनके लिए, तो मैंने उनको भिजवाई और कहा कि लेट्स डिस्कस. उन्होंने कहा जी, गो बैक टू योर ऑफिस, वी विल रिव्यू द रिपोर्ट्स, इफ समथिंग इज नीडेड वी विल कॉल यू, योर रिपोर्ट शुड स्पीक इटसेल्फ. वाह, दैट वाज द थिंग. गुड. अच्छा, उसमें अब इसमें ये बताइए कि ये जो अपना हमारा कल्चर था, आपका गोरा कल्चर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इसकी मजीद कुछ चीज आप किसी हमारे न्यू कमर्स के लिए अगर आप शेयर करना चाहिए, तो रिपोर्ट की बात की, द रिपोर्ट शुड स्पीक इटसेल्फ, इट शुड बी सेल्फ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, जैसे मैं मेरी लैंग्वेज में ये कहता हूँ, इट शुड बी सेल्फ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट. एनी फर्दर थिंग यू वांट टू शेयर, आसिफ साहब? देखिए उसके अंदर कहने को छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ था. टाइमिंग के मामले में आवर ऑफिस वाज स्टार्टिंग एट 8 o'clock and up to 5 p.m. but he was in the office at 7 o'clock. वो ऑफिस में जब उसके 8 घंटे पूरे होते थे ना, एक एक्स्ट्रा मिनट भी मेरा सीईओ नहीं बैठता था वहां पे. माय टाइम इज ओवर, लेकिन वो 8 घंटे से 1 मिनट कम भी नहीं बैठता था. ग्रेट. टाइमिंग
फिर जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, अगर वो आपको ईमेल आ गई है, कोई रिक्वेस्ट आपको आ गई है, यू हैव टू ट्रीट इट एज पर द प्रायोरिटी। अगर नॉर्मल है तो आप उसको नॉर्मल रिस्पॉन्स करेंगे, अगर अर्जेंट है तो यू विल लीव एवरीथिंग। ओके, आपको अर्जेंट ही रिस्पॉन्स करना है उसको। तो अभी इस वक्त आपकी जॉब कहाँ पे? यू आर वर्किंग इन दमाम? जी, मैं इस वक्त अब्दुल्ला फवाद ग्रुप में एज ए फाइनेंस मैनेजर दमाम के अंदर मैं एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है सर। यहाँ पे मुझे 5 साल हो गए। माशाल्लाह, चलिए। तो अभी माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस भी हो गया। योर फैमिली इज लिविंग विद यू? जी, मेरे साथ। वहाँ पे जो आपने जो पाकिस्तान आईसीएमए के लिए जो काम किया वो बता दीजिएगा कि यू आर आल्सो चेयरमैन ऑफ द सऊदीया ब्रांच काउंसिल ऑफ आईसीएमए भी, उसके लिए जो आपके बड़े यूनिक एफर्ट्स हैं वो प्लीज जरूर बताइए। आई कैप की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे सीपीडी एक्टिविटीज का आगाज किया। ठीक है। तो उसमें यह था कि मेंबर्स को पहले तो यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं थी, तो फिर ये हुआ कि जो जद्दा में एक्टिविटीज होती थी या जो रियाद में होती थी, जो दमाम में होती थी, उनमें फिर हमारे मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आल्दो वो बहुत ज्यादा इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन नहीं थी एज कम्पेयर टू आई कैप, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू किया आपस में एक दूसरे के साथ। फिर जिस तरह आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया, उसने बहुत ज्यादा हमें ना बेनिफिट दिया, बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया उस चीज ने हमें। उसकी वजह से लोग आपस में कनेक्ट होते गए। कोई किसी को कोई इशू है, कोई टैक्स का प्रॉब्लम है, कोई और अकाउंट उसको कोई इशू आ रहा है, आप वहां पे मैसेज पोस्ट करें, आपको 10 आपको एडवाइसेस मिल जाएंगे, यार इसको आप इस तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह कर सकते हैं। वो डे टू डे जो एक प्रोफेशनल बॉडी का सही कॉन्सेप्ट है वो वहां से जनरेट होना शुरू हो गया। प्रोफेशनल बॉडी तो यही है ना, जो आपस में नॉलेज शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें यहाँ पे आया कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने एक नई कंडीशन इम्पोज कर दी कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनको सबसे पहले जो सऊदी अरेबियन सोसाइटी ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उसके साथ वो रजिस्टर होंगे, उसकी मेंबरशिप होगी, तो उनका इकामा रिन्यू होगा। अच्छा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सारे मेंबर्स के लिए। और अनलकीली हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी उनके पास अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स थी, उसमें सिर्फ आईकैप था पाकिस्तान से। अच्छा। आईसीएमए का उसके अंदर नाम ही नहीं था। हमने फिर इस इशू को टेक ओवर किया मई 2019 में उनके साथ। हेड ऑफिस से बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही हमें उसके अंदर, लगे रहे। ऑलमोस्ट हमें जब दिसंबर 2019 में पहुंचे तो हमारी अप्रूवल तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हो गई थी, लेकिन उसके फॉर्मल मिनट्स और मीटिंग इशू होने थे। उसके बाद उनके कुछ इंटरनल डिलेज आ गए, फिर बीच में कोविड का सिलसिला शुरू हो गया, फिर कभी कोई इन्फेक्टेड हो गया, फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, कोई वेकेशन पे चला गया। वो करते करते 8-9 महीने का टाइम उसके अंदर गुजर गया। फाइनली फिर लास्ट मंथ में जाके वो इशू रिजॉल्व हुआ। अच्छा, वो इशू रिजॉल्व हो गया। अब आप जो अपन आईसीएमए पाकिस्तान के मेंबर्स या आईसीएमए की जो बॉडी है वहां पे ब्रांच, वो वहां की मेंबर है, या आईसीएमए पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली उसके मेंबर हैं? नहीं, उसको इस तरह है कि अब आईसीएमए पाकिस्तान एज ए रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी उन्होंने उसको वहां रजिस्टर कर लिया। ठीक हो गया। दैट्स गुड न्यूज़ एंड वेरी गुड न्यूज़, आई टेल यू। सही बात है। ये कब की बात है? ये मेरा 2 महीने पहले की खबर थी शायद। जी, ये पिछले अक्टूबर में ये फाइनल जो आईसीएमए के जो मेंबर वहां जाते हैं, वो जो उनकी सऊदी अरब जो सोसाइटी है वो उसकी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। अब उसके लिए अलग कोई मजीद उसको फॉर्मेलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो जैसे ही वो मेंबर अगर यहाँ पे आते हैं तो दे कैन अप्लाई ऑनलाइन, अपने डॉक्यूमेंट्स हमको भिजवा दें, वो आईसीएमए पाकिस्तान से उसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसका अगला सारा प्रोसेस कंप्लीट। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी खबर होगी जी हमारे अकाउंटेंट्स के लिए, आईसीएमए मेंबर्स के लिए कि सऊदी अरब में वी आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड लाइक द आईकैप। अच्छा सर, ये ना सर ये बताइएगा कि मजीद कोई आप इस पे शेयर करना चाहें, क्योंकि सऊदीया की जो लाइफ है उसमें आई थिंक इतना सोशल लाइफ तो शायद नहीं है, लेकिन तमाम की थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 2, सऊदीया मार्केट आज के अकाउंटेंट्स के लिए, पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स के लिए कैसी है? क्या उनको उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए? ये 2 चीजें गाइड करते हैं। शेख साहब, उसके अंदर मैं
ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ओवरऑल देखें सऊदी अरब के अंदर जितनी नेशनैलिटीज हैं, इंडियंस हैं, अरब नेशनल्स हैं, सारा कुछ है, पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स आर कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटेंट्स। माशाल्लाह, इट्स गुड न्यूज़। यस एग्जैक्टली। अगर हम इस वक्त भी देखें तो हमारे ऑलमोस्ट मोर देन 250 मेंबर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, जद्दा में हैं, दमाम में हैं, खुबर में हैं, रियाद में हैं, मक्का, मदीना, यम्बू, ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री अवेलेबल है हमारे क्वालिफाइड लोग वहाँ पे मौजूद, पार्ट क्वालिफाइड हम लोग वहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिकग्निशन, और हमें बिलीव मी हमें प्राउड फील होता है दैट वी आर मेंबर ऑफ आईसीएमए। माशाल्लाह, ये तमाम मेहनत है उन मेंबर्स की जो वहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे उससे पहले भी जो मेंबर थे आए थे, उन्होंने अच्छी मेहनत की, अच्छा रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किए, और वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटेंट पाकिस्तान कहलाया। गुड जी। तो यहाँ बैठे अब मार्केट कैसी है ये बताइए, फिर मार्केट क्या, पाकिस्तानी अकाउंटेंट मजीद वहाँ पे क्या कहते हैं डिमांड है? देखिए इस वक्त तो आपको पता है सऊदी अरेबियन जो इकोनॉमी है थोड़ी सी प्रेशर में चल रही है सिंस ऑयल क्राइसिस स्टार्टेड। बहुत से लोग जा भी रहे हैं और बहुत से लोग नए भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टक हो गई है, वो एक जो शफलिंग है वो चल रही है, बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं और कंपनी पाकिस्तान से हायर भी कर रही है। ठीक है, लेकिन मैं मेंबर्स को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब आपको वहां बैठे हुए ऑफर आती है ना तो लगता है कि बस यही सारा कुछ है, उसको प्रॉपर वो स्क्रूटिनाइज भी नहीं करते, बहुत थोड़ी सैलरीज पे लोग ऑफर एक्सेप्ट करके यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ पहुंचते हैं लोकल मार्केट को देखते हैं फिर लगता है कि ओहो हमने तो बहुत थोड़ी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, काइंडली जब भी आपको जॉब ऑफर आती है उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करें। इतने सारे मेंबर्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं सऊदी अरेबिया में, उनसे आप राब्ता करें, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, और उसकी बेसिस पे आप बेहतर है कि अपने पैकेज को प्रॉपर नेगोशिएट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें और फिर आगे प्रोसीड करें। तो क्या ये नेगोशिएशन पावर होती है जो आपके जो कैंडिडेट, क्योंकि वहां पे सुना है कंपटीशन आपका और नेशनलिटी के साथ भी बहुत ज्यादा चल रहा है? नहीं, नेगोशिएटिंग पावर इस तरह होती है कि हमारे कुछ मेंबर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो सिंगल स्टेटस पे आ गए, अब अपनी फैमिली नहीं यहाँ ला सकते। बहुत सारी एनुअल वेकेशंस का इशू होता है कि आप हर साल वेकेशन पे नहीं मतलब ये जा ऐसी टर्म जो है खासकर फैमिली स्टेटस की और सिंगल स्टेटस, ये बड़ी अहम होती है, बाद में भी ये इशू बनते हैं। बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का लोग शिकार होते हैं फिर यहाँ पे सही बात। अच्छा नाज साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यू आर बिजी मैन, आपकी जॉब है वहाँ पे हुई, फिर आपने स्पेशली टाइम दिया हमें, बहुत कुछ। तो आज की ये जो सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह इन्होंने बताई है, माशाल्लाह एक वेल सेट, और 3-4 चीजें और बताई, प्रोफेशन को पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वहाँ पे जो इस वक्त आईसीएमए पाकिस्तान एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, और आप माशाल्लाह इफ यू गेट अ जॉब ओवर देयर, आप वहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है। इससे पहले आईकाप था, ये बॉडी हमारी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज गुड न्यूज फॉर आईसीएमए मेंबर्स। आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ आके फिर 3 और मेंबर्स फिर इस ग्रुप में और हायर किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपग्रेड करें। मतलब देखिए, ये बात इससे पहले भी जहाँ जहाँ भी इन्होंने काम किया था वहां पे 4 मेंबर भी लेकर आए थे, यहाँ पे भी अपने उसमें मेंबर को हायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भी सऊदीया में भी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, और माशाल्लाह ये बड़े मेंबर्स की जिसको इतनी स्ट्रगल हो रही है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो आसिफ साहब, अगर कोई इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहे, सो दैट वी कंक्लूड आवर दिस प्रोग्राम। शेख साहब, मैं अपने सारे मेंबर्स को जो यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे हैं, मैं सारे मेंबर्स के को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं। लोग यहाँ पे आते हैं, अगर हम अपने आप को इंडियन से कंपेयर करते हैं, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, और हमारे मेंबर में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता बात करने का। ठीक है, दैट मेक्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। अच्छा, जब हम प्रेजेंटेबल कहते हैं ना जी, हम लेडीज एंड जेंटलमैन, इट मींस के प्रेजेंटेबल इन एवरी फॉर्म, अच्छी बात कर सके, अच्छा कम्युनिकेट कर सके हम, वी आर क्वालिफाइड, हाउ यू नो इट कि वी आर क्वालिफाइड। तो ये एक थोड़ा सा ये जिक्र होता है हमारा प्रेजेंटेबल मीन। अच्छा, दूसरी बात आसिफ साहब का अक्सर ही होती है कि सम टाइम हम अपनी नेक्स्ट जॉब का वेट करते हैं, क्वालिफाई कर लिया,
हम कभी कभी हम कहते हैं अच्छा ये नेक्स्ट जॉब पता नहीं कब मिलनी है, अच्छा थोड़ी देर हम लोग रुक जाते हैं, अच्छा अपने आप को थोड़ा सा ईज डाउन कर लेते हैं, अपग्रेड नहीं करते। अपग्रेड करते हुए हम लोग समझते हैं कि शायद ये आपको मसला हो जाएगा। अब वी हैव टू कीप आवरसेल्फ अपग्रेड, अप टू डेट इन नॉलेज, प्रोफेशन, और इसके नॉलेज शेयरिंग और जो इंटरनेशनल की जो न्यूज हैं, और अपग्रेड एज इफ के अभी एक अच्छी जॉब की कॉल आने वाली। और जब भी हम देखिए अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर इरशाद फरमाया कि रिज़्क मेरे जिम्मे है, बहुत क्लियर है कुरान में लिखा हुआ है। और आप जिस भी जॉब के ऊपर हैं, आपको एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप ढीला पड़ गए, आपने अपनी स्ट्रगल छोड़ दी, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको जिंदगी में हमेशा पे बैक करेगी। इट इज इम्पॉसिबल कि आपको ना उसका रिवॉर्ड मिले। यहाँ नहीं मिला, आपको किसी अगली जॉब पे मिल जाएगा, अगली जॉब पे मिलेगा जी। और रिवार्ड अल्लाह ने कहा है, रिस्क अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देना है। और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें रिस्क दे, साथ इज्जत दे, साथ अपनी ईमान की ताकत भी दे। तो आसिफ साहब, आपका शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ शेयर करने का, हमारे नए मेंबर्स को अच्छी अच्छी बातें करने का शुक्रिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, आसानियां करने की, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक दा फरमाए। Thank you.